आपको अक्सर जॉइंट पेन या बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है? क्या आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम लग जाता है? क्या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है? क्या आपको क्रॉनिक स्किन इश्यूज रहते हैं? क्या आपको मूड स्विंग्स और एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है? क्या सारी डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बाद भी आपके लिए वेट लूज करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है? If your answer to any of these questions is yes, then you could be severely deficient in vitamin D और आपको पता भी नहीं होगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, विटामिन डी का नॉर्मल लेवल क्या है और इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विटामिन डी को बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ कैसे कंबाइन करें ताकि हम इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें और इससे हमें टॉक्सिसिटी ना हो, विटामिन डी के लेवल्स कैसे मॉनिटर करें और विटामिन डी के लिए कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और किस तरह से लेने चाहिए ताकि हमारे ब्लड में ये लेवल मेंटेन रहे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। Hi, I am Dr. Jayashree Ramana. I am a scientist, a nutritionist and also a skincare enthusiast. And in this space, I talk about science-backed skincare, hair care and all other health and beauty related content. If you love to watch such content, make sure you subscribe to my channel and also tap that bell icon so that you get a notification whenever I upload a new video. सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि विटामिन डी इतना ज़रूरी क्यों है। आखिर इसका हमारी बॉडी में ऐसा क्या रोल है कि हमें इसके बिना इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, विटामिन डी हमारे लिए एक विटामिन नहीं है बल्कि ये एक हार्मोन है। विटामिन वो होता है जो हमें डाइट से लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी में अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज विटामिन्स अक्सर एंजाइम्स के लिए को फैक्टर्स का काम करते हैं। लेकिन हार्मोन्स एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि अलग अलग टिश्यूज़ में जाके या अलग अलग ऑर्गन्स में जाके उन्हें सिग्नल देते हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो विटामिन डी एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है और इसका प्राइमरी रोल होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। तो अगर आपकी बॉडी में आप कैल्शियम खूब सारा डाल रहे हैं लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इंटेस्टाइन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी हो कैल्शियम के साथ साथ, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टीथ एंड बोन्स। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी, ऑब्वियसली आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे और आपको बैक पेन रहेगा, आपको जॉइंट पेन रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि आपको विटामिन डी हो। इसके अलावा विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आप वेट लूज नहीं कर पाते हैं, यू कुड बी डेफिशिएंट इन विटामिन डी ऑल्सो। अब बात करते हैं कि विटामिन डी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। देखिए, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि विटामिन डी अगर आपकी ब्लड में 20 नैनोग्राम पर ml भी है तो भी ये सफिशिएंट है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिसमें ये पाया गया कि 20 नैनोग्राम पर ml इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम 30 नैनोग्राम पर ml का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। In fact, it is advisable to maintain a level of 60 nanogram per ml to 80 nanogram per ml. Even up till 130 nanogram per ml is considered normal by some functional medicine practitioners. But I would advise you कि आप at least 60 to 80 nanogram per ml का लेवल ज़रूर maintain करें। Now the question is कि हम ये लेवल अपने ब्लड में कैसे मेंटेन करें। जैसा कि आप जानते होंगे, इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सन एक्सपोजर, क्योंकि जब सन की यूवीबी रेज हमारी स्किन पर स्ट्राइक करती हैं तो आपको पता है कि हम लोग विटामिन डी बनाते हैं। इनफैक्ट हम एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाते हैं जो कि हमारे लिवर और फिर किडनी में जाके पूरा एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बन जाता है। तो सन एक्सपोजर सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे एफिशिएंट और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है विटामिन डी बनाने का।
लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ मेकिंग विटामिन डी, बिकॉज आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बैठकर धूप लें। अब आपको लगता होगा कि हम तो रोज़ धूप में जाते हैं लेकिन फिर भी हमें कमी है या फिर भी हमें ये सब सिम्टम्स हैं। सो द रीज़न इज़, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि धूप में बैठ जाते हैं या धूप में घूमते हैं, पूरे कपड़े पहन रखे हैं, स्वेटर पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है, और फिर धूप में 2 राउंड लगा के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें तो विटामिन डी की कमी होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, विटामिन डी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन का एक ब्रॉड सरफेस एरिया एक्सपोज करें। खासकर हमें अपनी बैक को और अपने स्टोमैक को एक्सपोज करना चाहिए अगर हमें विटामिन डी बनाना है। बट क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हमारे पास इतना समय है? और मान लीजिए कि अगर हमने इतना समय निकाल भी लिया तो भी क्या ये काम हम रोज़ रोज़ कर पाएंगे कि इतना सफिशिएंट विटामिन डी हम बना पाएँ? इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, इट मे बी पॉसिबल फॉर यू बट नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर women, because of cultural inhibitions and so many other factors. It is not possible for us to obtain the sufficient level of vitamin D only through sun exposure. So हम जितनी भी कोशिश कर लें हम उतना सन एक्सपोजर नहीं कर सकते। Besides that, सन एक्सपोजर के साथ हमेशा एक रिस्क रहता है कि इट कॉजेज प्री मेच्योर एजिंग, इट कॉजेज रिंकल्स, इट कॉजेज पिगमेंटेशन एंड इट कैन इवन पॉसिबली लीड टू कैंसर इफ़ यू ओवरडू इट। तो इसलिए सन एक्सपोजर एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी तरह से सन एक्सपोजर को अवॉइड ना करें, थोड़ी बहुत सनलाइट ले लें। एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर टेकिंग सनलाइट? इट इज़ बिटवीन 10 AM to 3 PM, क्योंकि इस समय पर सन की जो UVB रेज होती हैं उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो आपको अपनी स्किन को बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा और आप अपना विटामिन डी बना पाएंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपका स्किन टोन क्या है। अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो आप सिर्फ 10 मिनट्स में ही काफ़ी सारा विटामिन D3 बना सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी अपनी स्किन को एक्सपोज करते हैं, लेट अस से इफ यू एक्सपोज योर बैक, योर आर्म्स, your stomach and your legs twice or thrice in a week, it would be more than sufficient for you. लेकिन अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स भी बैठना पड़ सकता है सनलाइट में। एंड अगेन इट कैरीज ऑल द रिस्क ऑफ द सन डैमेज टू योर स्किन। सो बेसिकली it is not a very practical way of obtaining your vitamin D. So now let us come to another way of how you can have the sufficient level of vitamin D in your body. दूसरा तरीका, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड बी सेइंग कि डाइट से हमें विटामिन डी मिल सकता है। अगेन डाइट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप फिश खाते हैं, फैटी फिश खाते हैं जैसे कि सैल्मन, मैकरल, हेरिंग एट्सेट्रा, देन यू माइट गेट sufficient level of vitamin D in your body through diet. But अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो it is very difficult to obtain vitamin D through your diet. Even अगर आप मिल्क भी लेते हैं उसमें बहुत थोड़ा vitamin D होता है। वो भी इस पर डिपेंड करता है कि जिन काउस का मिल्क आपने लिया वो whether they were exposed to vitamin D or not, तभी उनके मिल्क में vitamin D आएगा। सो इवन मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट से भी आपको उतना विटामिन डी नहीं मिल पाता है अनलेस इट इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। इवन अगर आप फोर्टिफाइड फूड्स लेते हैं, आजकल बहुत सारे फूड्स में सुपरफिशियली विटामिन डी डाल दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ ऑयल्स को देखें जैसे कि राइस ब्रान ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि विटामिन डी इसमें ऐड कर देते हैं। बट अगेन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी एज आई स्टेटेड अ व्हाइल अगो। तो इसलिए डाइट भी एक बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है विटामिन डी का सही लेवल मेंटेन करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सम अदर सस्टेनेबल वे ऑफ हैविंग विटामिन डी इन योर ब्लड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मशरूम से भी हमें विटामिन डी मिलता है। देखिए, मशरूम में विटामिन D3 नहीं होता, विच इज़ द एक्चुअल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। मशरूम्स में भी विटामिन D2 होता है और उसमें विटामिन D2 या D3 तब बनता है जब आप उसको सनलाइट से एक्सपोज करते हैं। अगर आप कॉमर्शियली प्रोड्यूस मशरूम्स लेते हैं जिन्हें कभी सनलाइट से एक्सपोज नहीं किया गया है तो उससे आपकी विटामिन D3 की सफिशिएंट पूर्ति नहीं हो पाएगी एंड देयरफॉर यू हैव टू हैव सम अदर वे ऑफ अचीविंग द राइट लेवल्स ऑफ विटामिन डी इन योर ब्लड।
So now let us come to the next way of achieving the vitamin D3, of getting vitamin D3, and that is supplementation. In my opinion, this is the best way of having the right levels of vitamin D3. अब सप्लीमेंट्स को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे और हम कब तक लेंगे, हमें कितना लेना चाहिए, मेरी डोसेज कितनी है। तो देखिए, सप्लीमेंट्स बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सैशे, एंड इट ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। तो सब तरीक़ों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो आपको सिर्फ अपनी टंग पे 2 या 3 ड्रॉप्स रखनी होती हैं, विच इज़ मैंशनड ऑन द बॉटल दैट यू टेक। सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे। एंड यूजुअली क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है इट इज़ इन एन ऑयल लाइक MCT ऑयल या कोकोनट ऑयल, किसी ऐसे मीडियम में ये सप्लीमेंट बनाया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग दिस vitamin D3 supplement. It is also available in the form of chewable tablets. That is also okay because वहाँ से वो directly आपके टंग से आपके blood में absorb होता है. It doesn't have to go through all the metabolism. अगर हम orally इसको लेते हैं, whether it's in the form of capsule or it's in the form of powder. So अगर आप कैप्सूल में लेते हैं, again that comes in the form of a gel जिसमें एक oil होता है and that vitamin D3 is dissolved in that oil, which could be any MCT oil or any other oil. So you can go for that capsule form also. Personally, I prefer the powder form. I have tried many different brands of vitamin D3 which I'll tell you in a short while. But मुझे vitamin D3 का powdered form सबसे अच्छा लगता है, which is available in the form of a sachet, because you can easily dissolve it in milk, or you can easily dissolve, or you can just take it with any fatty food, any meal that you are taking जिसमें कि थोड़ा बहुत आपका fat हो, so that it gets well absorbed into your blood. So it's very important to take it in the right way. Now let us come to how to take these supplements. आपकी डोसेज क्या होनी चाहिए ताकि आप नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी मेंटेन कर पाएँ। देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका करंट लेवल ऑफ विटामिन D3 क्या है और आपको कहाँ तक जाना है, एंड आपका बॉडी वेट क्या है। सो नॉर्मली अगर आपका इफ़ यू हैव अ लेवल ऑफ अराउंड 30 to 40 या 31 to 40 के बीच में अगर आपका लेवल है, से फॉर एग्जाम्पल, एंड योर वेट इज़ अराउंड 150 pounds, देन यू हैव टू टेक 7500 IU per day in order to achieve the normal level of vitamin D, which would be in the range of 50 to 90 or 50 to 100. So you have to take 7500 IU per day and that will help you achieve the normal level. अगर आपका वेट इससे ज़्यादा है then obviously you have to adjust accordingly. I will add here a formula which will help you decide कि आपकी daily dosage of vitamin D कितनी होनी चाहिए so that आप normal level of vitamin D अपने blood में maintain कर पाएँ. Now let me come to what other nutrients should be combined with vitamin D3 so that you can get the maximum benefits of vitamin D3. देखिए, इस पर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है एंड वी नो दैट इट इज़ बेस्ट टू कंबाइन विटामिन D3 विथ K2 क्योंकि D3 हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड K2 उस कैल्शियम को डायरेक्ट करने में मदद करता है. इट डायरेक्ट्स द कैल्शियम एब्जॉर्ब टुवर्ड्स द टीथ एंड द बोन्स रादर देन डिपॉजिटिंग इट इन योर आर्टरीज एंड द लिगामेंट ऑफ योर टीथ. तो इसलिए K2 का होना, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आप K2 के बिना भी लेते हैं D3 तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बेनिफिट्स नहीं देगा. इट विल स्टिल गिव यू ऑल द बेनिफिट्स, बट एज यू कैन इमेजिन कि अगर आप D3 के साथ K2 लेंगे तो आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डाइट. अब अगर आप ये सोचते हैं कि विटामिन K2 हम वैसे भी ले सकते हैं लाइक फ्रॉम द डाइट, तो डाइट में जस्ट लाइक फॉर D3 देयर आर वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ विटामिन K2 इन डाइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप K2 डाइट से लेना चाहते हैं तो डाइट में you will have only the milk products like butter, like milk, clarified butter, ghee, and we have egg yolks, we have chicken and some meat products. So अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, it gets even harder for you to obtain your vitamin K2. So अगर आपकी बॉडी में vitamin D3 और K2 का सही लेवल होगा then you will enjoy the maximal health benefits. क्योंकि K2 आपके कैल्शियम को ये बताएगा कि कहाँ पर जाकर डिपॉजिट होना है, वो आपके आर्टरीज को अनब्लॉक करेगा.
But what is the normal level of vitamin K2? So the recommended dosage is not yet established. There are still lots of research studies going on this, but some people believe that with 10,000 IU you can easily go for 200 microgram of K2, vitamin K2 in the form of MK7. विटामिन K2 के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं लाइक MK4, MK7 एंड मैनी अदर्स, बट MK7 इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन K2. तो इसलिए अगर आप 5000 IU ऑफ विटामिन D3 रोज़ ले रहे हैं तो उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं 100 mcg ऑफ विटामिन K2. अब कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जब वो हाई डोजेज ऑफ विटामिन D3 लेते हैं. तो देखिए, जब आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी में बाकी सब न्यूट्रिएंट्स का लेवल सही मेंटेन करें, क्योंकि विटामिन D3 एज वेल एज K2 बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू अफेक्ट योर कैल्शियम मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये विटामिन्स ले रहे हैं तो आप साथ साथ अपनी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सही लेवल मेंटेन करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू ऑफसेट दैट मेटाबॉलिज्म. अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम है या कैल्शियम का लेवल कम है तो ये दोनों विटामिन्स आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें और उसके साथ में आप विटामिन D3 और K2 का सप्लीमेंट लें. अगर आप नहीं अपनी डाइट से मैग्नीशियम और कैल्शियम ले पा रहे हैं तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी सप्लीमेंट लेना होगा. कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर हाईली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट से ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं तो उससे किडनी स्टोन हो जाते हैं. सो कैल्शियम आप डाइट से लें, और अगर मैग्नीशियम आपके ब्लड में कम है तो आपको मैग्नीशियम का भी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है. नाउ लेट अस कम टू व्हाट ब्रांड्स ऑफ दीज सप्लीमेंट्स शुड यू यूज़ in order to get the maximum benefits. There are so many brands available in the market that it becomes really confusing to decide which ones to use and which ones to skip. See, personally I have tried a lot of brands and many good brands of vitamin D3 are available. अगर आप कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं. I had tried one of the liquid forms of vitamin D3 and K2, which is from the brand Thorney Research. So this is a US brand and this was vitamin D K2. In this one, vitamin K was in the form of MK4 and the medium was MCT oil, medium chain triglyceride oil. Although this was working well for me, I was taking it every day and I just had to put 2-3 drops on my tongue and it was working well for me. But I observed certain side effects with this particular brand. It was giving me a lot of breakouts on my skin. I don't know why. Maybe I was allergic to the medium that was used in this, that is MCT oil. So because of that, I had to discontinue with this particular brand and then I switched to an Indian brand. So this is what I am taking, this is what I prefer. This is from Cipla brand, it's called Cipcal D3. So this is available in the form of sachets like this, and each sachet there are 60,000 IU of cholecalciferol, which is the starting point of vitamin D3, which is eventually converted into the active form of vitamin D3. तो अगर आप इस सैशे को यूज़ करते हैं, नाउ यू माइट बी क्वेश्चनिंग कि ये तो 60,000 IU है तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. So basically you can divide it into small dosages. You do not have to be very exact with कि अगर आपकी डोसेज 5000 IU है या 7500 IU है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत अंदाजे से भी अगर इसको डिवाइड करते हैं, लाइक दिस इज 60,000 IU, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 ग्राम पाउडर इन दिस. तो अगर आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं so you will end up with an equal amount of dosage that you are expecting. So I do not take all of this one sachet in one go. I divide it into at least 6 or 7 dosages and then I skip for a day or two, and this is how I achieve the right levels of vitamin D in our body. I recently got my levels of vitamin D checked and thankfully I was in the optimal range of vitamin D, and this is how I get the right levels of vitamin D3. Now as regards vitamin K2, there are certain sources as I already mentioned, but it is very important to take a supplement in order to balance it with the supplement of vitamin D3.
There are many good brands available in India. So you can try the one from Unived Vitamin K2. This is the one that I have been using and it has absolutely no side effects. And all that you need is just 1 cap per day. And whenever you take vitamin D3, just take 1 capsule of vitamin K2 as well. And both of these work perfectly fine for me. If you have any other preference, you can suggest that to me in the comment section. Now, there are different types of vitamin K2 supplements available. तो आपको ये देखना होगा कि कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कि सोयाबीन से बनते हैं, बिकॉज फर्मेंटेड सोयाबीन natto is an excellent source of vitamin K2. So personally, I prefer not to take the one derived from fermented soyabeans because soyabeans as such is a GMO crop and we never know what exactly it is doing to our body. So I prefer to take the ones which are soy free, and this is why I'm using the one from Unived K2. So these are the supplements that I take and these work well for me. If you have any other brand in mind which you have tried, then do let me know in the comment section. Now let me come to how to monitor the level of vitamin D in your blood so that you do not reach the level of toxicity. See, there have been several studies which have now established कि अगर आप 100 नैनोग्राम पर ml या 130 नैनोग्राम पर ml ऑफ विटामिन डी भी आपके ब्लड में होता है तो भी आपको हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता. इट स्टिल वर्क्स, इट इज़ स्टिल गुड फॉर हेल्थ. बट आई वुड सजेस्ट कि हम 100 नैनोग्राम पर ml को ना ही क्रॉस करें एंड देयरफॉर वी कीप अ कंटिन्यूस check on our vitamin D levels. So what I suggest and what I do personally is that I get my vitamin D3 levels checked every 3 months. और जब मैं अपना vitamin D3 का चेक टेस्ट कराती हूँ तो मैं vitamin D3 के साथ साथ अपना कैल्शियम मैग्नीशियम को भी चेक कराती हूँ so that I am sure that everything is in place and my supplementation therapy is going fine. And this is how it has been working for me. I have had no problems so far. If there is any other way that you have been trying out, then do let me know. I always take my supplement of vitamin D3 as well as K2 with milk and I give a 15 minutes gap between the two. Like for example, अगर मैंने vitamin D3 का supplement 8 बजे लिया, then I will take the supplement of vitamin K2 at 8:15. So this is what works for me and this is what I have suggested to so many of my clients and it has produced amazing results in terms of their health. So that's all for now. Let me know if you have any other questions or doubts about vitamin D3, K2 or anything else, any other health issues. Thank you so much for watching. I'll see you soon in my next video. Until then, take care and bye bye.